चैप्टर नंबर 15 बेसिकली क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, अब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं अच्छे से देखना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक होगा हेड ऑफिस, ठीक है, और एक होगा ब्रांच। अब कहानी क्या होगी कि कॉन्सेप्चुअली तो हमने पढ़ा है कि या तो होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच या फिर होंगी डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का बेसिक मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गई जो अपनी बुक्स बना रही है, डिपेंडेंट ब्रांच वो हो गई जिसकी बुक्स हेड ऑफिस बना रहा है। ठीक है, तो इससे खैर ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा कोई फ़र्क की बात नहीं है। अब देखो, कहानी हमने जो पढ़ी थी कॉन्सेप्ट्स, उसी ऑर्डर में आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि होता कैसे कैसे काम है। एक्चुअल में अगर हम बुक्स की बात करें तो हेड ऑफिस जो है उसका भी एक ट्रायल बैलेंस होता है जैसे नॉर्मल होता है, और ब्रांच है उसका भी एक ट्रायल बैलेंस होता है जैसे नॉर्मल होता है। अब सबसे पहली चीज़ ये कि जो हेड ऑफिस है उसके ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है ऐसा लिखा हो कि वो कहे कि मुझे ब्रांच से लेट से 100 रुपये लेने हैं डेबिट बैलेंस, और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस के अंदर वो कहे कि मुझे हेड ऑफिस को देने हैं 80 रुपये मान लो। तो हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस कह रहा है कि मुझे ब्रांच से 100 रुपये लेने, लेकिन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस कह रहा है मुझे हेड ऑफिस को 80 रुपये देने। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस के अंदर या हमारे कॉन्सेप्ट्स में एग्ज़ाम के अंदर जो पॉइंट आता है वो ये कि इन दोनों के बैलेंसेस आपस में कई बार मैच नहीं करते और हमें वो रिकंसाइल करवाने पड़ते हैं या वो रेक्टिफाई मतलब कह लो करने पड़ते हैं। अब इनके बैलेंसेस टैली ना होने के पीछे जो मेनली दो बड़े रीज़न होते हैं 99%, वो सिर्फ क्या होते हैं, एक को बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट या एक को बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। अब गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट बेसिकली क्या है, वेरी सिंपल, या तो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे जो ब्रांच को नहीं मिले, या ब्रांच ने गुड्स भेजे जो हेड ऑफिस को नहीं मिले, एंड वाइस वर्सा सेम कैश के केस में हेड ऑफिस ने कैश भेजा जो ब्रांच को नहीं मिला, या ब्रांच ने कैश भेजा जो हेड ऑफिस को नहीं मिला। तो मतलब हो सकता है जैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा तो हेड ऑफिस तो एंट्री कर रहा है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, कह रहा है मैंने पैसे भेज दिए, लेकिन ब्रांच को वो अभी तक मिला नहीं, तो ब्रांच की बुक्स में तो नो एंट्री चल रही है। तो हमें फिर ब्रांच की बुक्स में खुद एक एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 20 रुपये। तो अब देखो, जैसे ही मैं ये एंट्री पोस्ट करूँगा ब्रांच की बुक्स में, तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस 20 रुपये और क्रेडिट हो गया। तो 80 रुपये तो पहले से क्रेडिट था, 20 रुपये हमने और क्रेडिट कर दिया तो वो 100 बन जाएगा। तो इस तरह से हम रिकंसाइल कर लेते हैं। तो वो कुछ भी इस तरह की मतलब गलती हो सकती है। तो या तो हो सकता है हेड ऑफिस की बुक में हो या ब्रांच की बुक्स में हो, या तो गुड्स इन ट्रांजिट हो या कैश इन ट्रांजिट हो, लेकिन कुछ भी अगर होगा मतलब 2-3 पॉइंट्स हो सकते हैं आप मानो जो इस रिकंसाइल या रेक्टिफिकेशन को करवा रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का बैलेंस एक हो जाएगा, रिकंसाइल तो हो ही जाएगा। अच्छा, अब और भी पॉइंट्स क्या हो सकते हैं या कुछ बातें वो उसमें क्या ऐड कर देता है। जैसे वो 1-2 पॉइंट ऐसे दे देगा, आप उसके क्वेश्चंस भी हमने करे थे, वो ऐसा कह देगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच के एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कर दी, तो पैसा हेड ऑफिस पे कर रहा है ना, मतलब पेमेंट तो हेड ऑफिस ने करी है, मान लो 200 रुपये, लेकिन सैलरी किसकी पे करी, ब्रांच की। तो टेक्निकली हेड ऑफिस क्या एंट्री कर देगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसी बात को अगर ब्रांच रिकॉर्ड करेगा तो ब्रांच कहेगा सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच का एक्सपेंस है, लेकिन कैश तो उसने पे नहीं करा, कैश पे करा था हेड ऑफिस ने, तो वो कर देगा टू हेड ऑफिस। तो इस तरह की मतलब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, या वाइस वर्सा, या कई बार कह देगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच के डेटर से कैश कलेक्ट कर लिया, तो अब क्या एंट्री हो जाएगी, हेड ऑफिस कर देगा मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब ब्रांच के डेटर से कलेक्ट करा तो लिख देगा टू ब्रांच, लेकिन ब्रांच इसकी क्या एंट्री करेगा, ब्रांच करेगा हेड ऑफिस डेबिट, क्योंकि हेड ऑफिस ने कैश कलेक्ट करा, टू डेटर, डेटर्स ब्रांच के कम हो गए
लेकिन पैसा उसको रिसीव नहीं हुआ, पैसा तो किसने कलेक्ट कर लिया, हेड ऑफिस ने। तो कई बार मतलब आप कह सकते हो इस तरह से कुछ ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच की ऐसी होती हैं जो एक जना दूसरे के बिहाफ पे कर रहा है या दूसरा जना पहले के बिहाफ पे कर रहा है, तो इस तरह की एंट्रियाँ वो हो सकती हैं। कुछ 2-3 पॉइंट्स ये बन जाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि घूम फिर के ट्रायल बैलेंस में दोनों का बैलेंस टैली कर जाएगा। अब जब एक बार दोनों का बैलेंस मान लो टैली कर गया, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डील कर लिए, उसके बाद तो सिंपल क्या करना है हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, नॉर्मल, वो तो जैसा बनता है। हेड ऑफिस का P&L अकाउंट बनाना है, नॉर्मल। और हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनानी है, नॉर्मल। ठीक है, इसी तरह ब्रांच का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, नॉर्मल। P&L अकाउंट बनाना है, नॉर्मल। और बैलेंस शीट बनानी है, नॉर्मल। अब वो आप कॉलुमनर फॉर्म में भी बना सकते हो कि भाई दोनों को मर्ज कर दिया, जैसे 1-2 इलस्ट्रेशन बुक के हैं, इलस्ट्रेशन शायद 13 है, हमने करा है क्वेश्चन, है ना। नहीं तो अलग अलग बना लो अपना सिंप्लिसिटी के लिए या समझने के लिए। लेकिन अब देखो इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जब हम ये सब करेंगे तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना, बाकी सब तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रांच के पास हो सकता है कुछ ओपनिंग स्टॉक हो और ब्रांच के पास हो सकता है कुछ क्लोजिंग स्टॉक हो, है ना। और ये ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास हो या ये क्लोजिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास हो, ये ऐसा स्टॉक हो जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा हो। तो मैं ऐसे बना देता हूँ एरो कि भाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्योंकि हेड ऑफिस तो अपनी ब्रांच को गुड्स भेजता है। अब उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर गुड्स की कॉस्ट है मान लो 100 और उसमें लोड है मान लो 20, तो वो तो ब्रांच को 120 का भेजेगा। तो हमारा जो ब्रांच है वो तो अपने स्टॉक की रिकॉर्डिंग 120 के हिसाब से करेगा, क्योंकि उसको तो 120 का स्टॉक मिल रहा है। तो बस इस केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, वो ये कि ये बात हेड ऑफिस को तो पता है कि भैया जो भी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास पड़ा हुआ है उसमें तो स्टॉक का लोड भी है, रिजर्व भी है, स्टॉक रिजर्व। तो हेड ऑफिस क्लोजिंग स्टॉक में जितना भी लोड होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक में जितना भी लोड होगा, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में जितना भी लोड होगा उतने रुपए से अपने प्रॉफिट को कम कर लेगा। तो मैं इसको ऐसे नाम दे देता हूँ, यानी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, हमेशा बस ये ध्यान रखना है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में हमेशा ये प्रॉफिट कम होगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रांच नहीं करता प्रॉफिट कम, ब्रांच को तो पता ही नहीं है कि स्टॉक की असली कॉस्ट क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो भी लोड होगा उतनी वैल्यू से प्रॉफिट कौन कम कर लेगा, हेड ऑफिस। और अगर ओपनिंग स्टॉक भी मान लो गिवन है, लेट्स एज्यूम कि ओपनिंग स्टॉक भी अगर मान लो गिवन है, तो उसको उल्टी साइड लिख लेंगे, यानी क्रेडिट साइड पर। तो हेड ऑफिस के P&L के अंदर आपको ये मतलब करना ज़रूरी है, ताकि लोड जो है, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, वो एलिमिनेट हो जाए। बाकी तो सब नॉर्मल है, देखो बाकी तो सब सेल सूल लिखनी, एक्सपेंस लिखने, वो तो सब बच्चों वाले काम है, वो तो आप कर ही लोगे, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट बन जाएगी, नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा, नॉर्मल वो तो सब हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अगर हेड ऑफिस गुड्स भेजता है ब्रांच को लोड लगाकर और ब्रांच के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो आपको उस क्लोजिंग स्टॉक के लोड को प्रॉफिट कम करके दिखाना पड़ेगा हेड ऑफिस की बुक्स में, जैसा आप देख रहे हो P&L में डेबिट करके, है ना, क्योंकि ये उसको पता है कि ये मेरे प्रॉफिट को कम करता है, तो इसीलिए P&L में ही दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना। और ओपनिंग स्टॉक अगर है तो वाइस वर्सा, मतलब उल्टा कर देंगे अगर होगा तो। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है देखो, उसके बाद आपको बताया था 31 मार्च वाले दिन ब्रांच अपनी पूरी बैलेंस शीट एक दिन के लिए हेड ऑफिस को दे देता है। तो सारे एसेट्स हेड ऑफिस के पास चले जाएंगे, सारी लाइबिलिटीज़ हेड ऑफिस के पास चली जाएंगी, और कहने के लिए जो प्रॉफिट है वो भी हेड ऑफिस के पास चला जाएगा। इसको हमने कहा था इनकॉर्पोरेशन, है ना। तो ये तो एक बच्चों वाली बात है, ताकि किसी क्वेश्चन में वो कहता है कि 31 मार्च की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखाओ हेड ऑफिस वाली या कंपनी की,
तो ब्रांच के सारे एसेट, ब्रांच की सारी लाइबिलिटी, ब्रांच का सारा प्रॉफिट हेड ऑफिस में जोड़ना है आपको, सिंपल। और अगर डी कॉर्पोरेशन करते हैं, डी कॉर्पोरेशन का मतलब आपको बताया था कि अगले दिन 1 अप्रैल वाले दिन हेड ऑफिस जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी ब्रांच की वो उसको वापस दे देगा, और जितने भी एसेट्स थे ब्रांच के वो उसको वापस दे देगा। तो इसको बोलते थे डी कॉर्पोरेशन। लेकिन हाँ, प्रॉफिट वापस नहीं देगा, आई होप आपको याद हो, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो हेड ऑफिस को ही मिलेगा ना, उसको बिलोंग करता है। तो इनको बोलते थे इनकॉर्पोरेशन या डी कॉर्पोरेशन। तो वो तो एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल कहानी है। तो अब देखो, इस मेथड को बोलते हैं, आप ये याद रखना, इस मेथड को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स मेथड। इस मेथड को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स मेथड। तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मेनली तो आपको प्रॉफिट निकालने को कहता है, बाकी बैलेंस शीट बोलेगा तो बोल देगा। अब चाहे ब्रांच डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल कहानी क्या कि ट्रायल बैलेंस होगा, और ट्रायल बैलेंस से रिकंसाइल करने के बाद आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फाइनल अकाउंट्स मेथड। अब इसमें एक छोटा सा एडिशन और सुन लो, वो क्या हो सकता है। इसमें छोटा सा एडिशन ये हो सकता है कि अब वो कह देगा कि भाई हेड ऑफिस जो है वो तो है इंडिया में, और ब्रांच कह देगा कि भाई ब्रांच जो है वो है यूएस में। तो अब हम फंस गए कि भाई हेड ऑफिस तो है इंडिया में और ब्रांच है यूएस में। तो कोई बात नहीं, उसमें आपका सिर्फ एक स्टेप बढ़ेगा, वो ये कि ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा होगा वो दे रखा होगा डॉलर्स में, ठीक है। तो बस हमें एक स्टेप हमारा एडिशनल क्या बढ़ जाएगा कि आपको पहले ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में, यानी कि आप ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर दोगे रुपी वाले ट्रायल बैलेंस में। आई होप ये तो आपको पता ही होगा बात, है ना। और इसको कन्वर्ट करते समय आप ध्यान रखना, जो AS 11 के रूल्स लिखवाए हैं कि अगर इंटीग्रल ब्रांच है तो कैसे और नॉन इंटीग्रल ब्रांच है तो कैसे, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ लोगे, सिंपल है। उस रूल्स के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है ना, कि भाई अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो परचेज रेट ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग रेट ले लिया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू आइटम्स हैं तो एवरेज रेट ले लिया। उस हिसाब से आप इसको रुपी में कन्वर्ट कर दोगे, और जब आप रुपी में कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है आपका एक एक्सचेंज डिफरेंस आ जाए, ये भी आपको बताया था। तो उस एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ नहीं करना, अगर डेबिट में बचे तो इसका मतलब नुकसान हो गया, क्रेडिट में बचे तो उसका मतलब फ़ायदा हो गया, तो वो एक तरह से P&L में चार्ज हो जाएगा। उसको हेड ऑफिस अपने P&L में लिख लेगा कि भाई ठीक है, ये फ़ायदा या नुकसान, एक्सचेंज डिफरेंस या एक्सचेंज लॉस हो गया। उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो सारे सेम ही रहेंगे, मतलब आप इस रुपी वाले ट्रायल बैलेंस से एज़ यूजुअल अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना दोगे, P&L अकाउंट बना दोगे, बैलेंस शीट बना दोगे, तो सब कुछ रुपी की टर्म्स में बन जाएगा, और उसको हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेट कर दोगे अगर क्वेश्चन बोलता है तो अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा। तो इस टॉपिक का नाम पड़ गया फॉरेन ब्रांच। तो फॉरेन ब्रांच का मतलब बेसिकली ये है कि आपको सिर्फ एक स्टेप और बढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद करना आपको बेसिकली यही है, फाइनल अकाउंट्स मेथड वाला काम करना है। तो इतना पोर्शन जब भी आप रिवाइज़ करो तो इतना पोर्शन एक मान के करो कि इतनी कहानी जो है वो हमारी एक कहानी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आप मतलब एक पार्ट मानो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के नज़रिए से। अब क्या होता है कि अब हेड ऑफिस ही बुक्स मेंटेन करता है, यानी कि ब्रांच जो है वो बुक्स मेंटेन नहीं करता, ब्रांच तो बस अपना काम कर रहा है, बाकी सब बही खाते हेड ऑफिस बना रहा होता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि भाई निकालो, कैलकुलेट करो कि ब्रांच ने क्या प्रॉफिट कमाया, है ना। मेन क्वेश्चन आता है प्रॉफिट फाइंड करो कि भाई ब्रांच क्या प्रॉफिट कमा रहा है। तो बुक्स तो वो बना नहीं रहा, बुक्स आपको बनानी है उसकी, और कहते हैं कि भाई प्रॉफिट को फाइंड करो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दो मेथड है ना, एक होता है डेटर्स मेथड और एक होता है आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तो देखो होता क्या है, इसका सिंपल सा फंडा लेकर चलो। पहले मैं आपको डेटर्स मेथड बता देता हूँ। देखो डेटर्स मेथड का मतलब तो ये है कि आप एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल ब्रांच अकाउंट बना रहे हो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है।
तो हेड ऑफिस की बुक्स में आप ब्रांच अकाउंट बना रहे हो, तो उस समय बनाते समय अपने माइंड में क्या करो, अगर कभी रटने में प्रॉब्लम हो, सोचने में प्रॉब्लम हो, कि आप ये सोचो हेड ऑफिस और ब्रांच की जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है हम उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री सोचते हैं। अगर मान लो आप हेड ऑफिस बन के सोचो, ठीक है, हम हेड ऑफिस हैं, हमने ब्रांच को कैश सेंड करा, कैश भेजा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश सेंट टू ब्रांच, क्या एंट्री करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जब भी हेड ऑफिस गुड सेंड करेगा, कैश सेंड करेगा मान लो, तो आप उसकी एंट्री करोगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक सिंपल उसकी पोस्टिंग कर दो ना ब्रांच अकाउंट में, तो ये बन गया कैश सेंड टू ब्रांच, आपने ब्रांच को कैश भेजा। इसी तरह अगर आप ब्रांच को गुड सेंड करते हो, मान लो आपने गुड सेंड करे ब्रांच को, तो आप क्या एंट्री करोगे, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, वो सॉरी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, क्योंकि आपने गुड्स भेज दी। तो अगर आप कैश सेंड कर रहे हो या गुड सेंड कर रहे हो तो ब्रांच अकाउंट में सिंपल क्या कर दो, डेबिट कर दो। अच्छा, इसी तरह मान लो ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेज रहा है या ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स भेज रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी कि भाई ब्रांच ने कैश भेजा हेड ऑफिस को या ब्रांच ने गुड्स भेजे हेड ऑफिस को, तो उसकी एंट्री हेड ऑफिस क्या करेगा, कैश की क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, गुड्स मिलने की क्या करेगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो उसकी पोस्टिंग ऐसे हो गई। तो ये सिंपल जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है, इसको रटना मत कि कहाँ क्या लिखना है, इट इज़ सिंपल जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, है ना, और उसके बाद डी कॉर्पोरेशन करते हैं, साल के पहले दिन सारे एसेट्स ब्रांच को वापस भेजते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं, सारे एसेट्स भेजने की एंट्री, है ना, डी कॉर्पोरेशन की याद करो एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो उसकी पोस्टिंग अगर आप करोगे तो जितने भी आपके एसेट्स हैं उन्हें डेबिट कर दो, उनके ओपनिंग बैलेंसेस को, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और जितनी भी ओपनिंग लाइबिलिटीज़ होंगी उनकी एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो वो पोस्ट हो गई। तो ये तो आप कॉन्सेप्ट से देख भी सकते हो और वैसे भी लॉजिकली भी सोच सकते हो। फिर जो क्लोजिंग एसेट्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट में, जितने भी हैं, और जो क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हैं अगर इफ़ एनी होंगी तो वो कहाँ आ जाएंगी, डेबिट में। तो सिंपल समझो ब्रांच अकाउंट तो ये है, डेटर्स मेथड में तो ब्रांच अकाउंट ये, हाँ बाकी ये है कि एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है फॉर्मेलिटी के लिए, या कभी कभी कुछ मिसिंग फिगर फाइंड करनी हो तो ब्रांच का आप एक डेटर अकाउंट बना दोगे। और डेटर अकाउंट का लॉजिक तो आई होप सबको आता ही होगा, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिख लो, डेबिट में क्रेडिट सेल्स जो हैं वो लिख लो, सेल्स रिटर्न अगर हो गई तो वो क्रेडिट हो जाएंगी, आपने अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट अलाउ कर दिया वो क्रेडिट हो जाएगा, बैड डेट अगर हो गए वो क्रेडिट हो जाएंगे, और कैश कलेक्टेड जितना आपको डेटर से मिला वो क्रेडिट हो जाएगा, बाकी बचेगा बैलेंस सीडी। तो इनमें से बस क्या होता है कि कभी कभी कोई फिगर दे रखी होती है, कोई फिगर मिसिंग बच जाती है, क्योंकि जितना कैश कलेक्ट करते हैं हम, कई बार ये मिसिंग फिगर बचती है कैश कलेक्टेड, तो जितना कैश कलेक्ट करते हैं वो फिर ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करता है, तो वो जनरली आपको यहाँ पर नज़र आता है इसके अंदर, कैश सेंड टू हेड ऑफिस, क्योंकि इसमें जितनी भी ब्रांच ने कैश सेल करी या जितना भी उसने डेटर से कैश कलेक्ट करा, ये दोनों चीज़ें आपको इसमें नज़र आ जाती हैं। तो आप सिंपल ये समझो कि डेटर्स मेथड के अंदर तो आपको हमेशा, मतलब एक कंपलसरी रूल बन गया, डेटर्स मेथड के अंदर आप बस सिंपल दोनों अकाउंट हमेशा बनाओ, एक ब्रांच अकाउंट और एक डेटर अकाउंट बना ही डालो, चाहे क्वेश्चन बोले ना बोले, ये दोनों अकाउंट तो बना ही डालो। बाकी फिर आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप ब्रांच अकाउंट को टोटल कर दोगे, एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा यहाँ पे जो आपका क्या डिनोट करेगा, प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट होता है। लॉस आएगा तो लॉस आ जाएगा, लेकिन जनरली प्रॉफिट ही आता है, तो मैं प्रॉफिट ही लिख देता हूँ, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट। अच्छा, अब इसमें सबसे 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 ज़्यादा मज़ेदार भी और इम्पॉर्टेंट बात भी वो क्या, फिर आप बताना कि वो याद है आपको या नहीं। अब मान लो ओपनिंग एसेट्स में कोई स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग एसेट्स में भी कोई स्टॉक हो सकता है ना, गुड्स सेंट भी करते हैं हम ब्रांच को, गुड्स रिसीव भी होते हैं ब्रांच से,
तो इसमें 4 आपको नंबर्स लिखवाए थे। ओपनिंग स्टॉक पे 1, गुड्स सेंट पे 2, गुड्स अगर रिटर्न हो रहे हैं तो 3, क्लोजिंग स्टॉक है तो 4। इनको ब्लू कलर कर देता हूँ, तो बताओ किसको याद है? हाँ बिल्कुल सही याद है, वेरी गुड। तो बस अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है, बस अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है। देखो और वो क्यों रखनी है, रटना नहीं है। हेड ऑफिस वाले को तो पता है ना, हेड ऑफिस तो सच जानता है। हेड ऑफिस वाले को तो पता है भाई ये सब चीज़ें कॉस्ट पर नहीं लिख रखी, ये सब चीज़ें तो हो सकता है लोड लगा कर लिख रखी हो, है ना, क्योंकि ये तो ब्रांच ने रिकॉर्ड कर रखी है मान लो, या ब्रांच ने बताई हैं वैल्यूज़, तो उसको तो इनवॉइस प्राइस पता होंगी। हमको अपने माइंड में क्लियर रखना है कि यार हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सही प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हमें इन सब फिगर्स को कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना है, बस ये है मुद्दा। अब वो कैसे भी कर सकते हैं, देखो उसका भी लॉजिक याद रखना, वो हम कैसे भी कर सकते हैं। या तो सीधा कॉस्ट लिख दो, वो भी एक तरीका है, नहीं तो ड्रामा करने के लिए जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो आप इसकी इनवॉइस प्राइस लिख लो और इसके लोड को दूसरी साइड लिख लो, तो ये ड्रामा हो गया। ये ड्रामा कर लिया क्लाइंट को डराने के लिए, सिखाया था ना। ऐसी गुड सेंट है मान लो, इसको इनवॉइस प्राइस पे लिख लो, इसके लोड को दूसरी तरफ लिख लो, कर लो ड्रामा। तो थोड़े से ड्रामे करने हैं और क्या। इसी तरह गुड्स रिटर्न मान लो है नंबर 3 वाला, वो भी इनवॉइस प्राइस पे लिख लो और उसके लोड को ऑपोजिट साइड पे लिख लो। तो थोड़े से ड्रामे हो जाएंगे, लेकिन माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि भैया मन में आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं तो कॉस्ट ही तो लिख रहा हूँ। तो बस ड्रामे इसलिए करने हैं क्योंकि थोड़ा सा इंस्टीट्यूट कहता है भैया आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो क्लाइंट को लगना चाहिए ना कि भाई मेहनत कर रहे हो, तो इसीलिए ड्रामे कर लेने के, ठीक है। तो ये बन गया आपका पहला मेथड, ठीक है। तो देख लो ये हो गया आपका एक तरह से डेटर्स मेथड। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो स्टॉक एंड डेटर मेथड है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पास्ट ईयर में इसके आ रहे हैं ना। अब इसका भी देखो फंडा वैसे तो सिंपल है, लेकिन क्या है वो एक बार जल्दी से बता देता हूँ बहुत ज़्यादा ब्रीफ में। इसमें आपको क्या करना है, इसमें थोड़े से नाटक करने, जैसे एक स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको क्या करना है, एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर लिया, एक ब्रांच P&L अकाउंट बना लिया। मेन 3 अकाउंट पर फोकस कर रहा हूँ मैं, बाकी इसके अलावा ना ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बनता है, तो उसमें ब्रांच के खर्चे लिख लिए, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो जितना काम का नहीं है। बाकी ब्रांच डेटर अकाउंट बनता है, वो सेम ही है, तो जो आपने यहाँ बनाया वो तो ये सेम ही अकाउंट बनता है। तो 4 अकाउंट बनते हैं मेनली, है ना। बाकी ये लो ड्रामा करने के लिए एक ब्रांच एक्सपेंस भी लिख लेता हूँ, ये लो बन ही गया, तो 5 बना लो, चलो ठीक है। तो देखो अब ड्रामे क्या है इसमें, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ देगा। क्या देगा, देखो वो ओपनिंग स्टॉक देगा, लिख लिया, ठीक है। वो क्लोजिंग स्टॉक देगा, वो लिख लिया। वो सेल दे देगा, वो लिख ली। वो परचेज दे देगा। अब मतलब परचेज क्या है, अब देखो ब्रांच की परचेज क्या होगी, ऐसे सोचो, तो ब्रांच बाहर से तो कुछ खरीदता नहीं है जनरली उसको तो गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव होते हैं, है ना। तो हो सकता है भाई उसको परचेज की जगह गुड्स रिसीव्ड हो रहे हो फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हो रहा होगा बस। और क्या दे देगा, रिटर्न दे देगा कि भाई गुड्स रिटर्न कर दिए उसने, है ना। तो कुल मिलाकर ये बातें होंगी, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, कई बार चोरी हो गई, एबनॉर्मल लॉस, और कई बार नॉर्मल वाली भी हो जाती है, भाई चोरी नहीं हुई लेकिन हमें पहले से पता था, नॉर्मल लॉस, मतलब कुछ भी हो भैया सामान ख़त्म हो गया। तो ये एक तरह से दुकान है ना, ये एक तरह से क्या है, दुकान की तरह काम कर रहे हैं। डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट से जा रहा है, सिंपल ये हो गया। अच्छा अब इसमें तो कोई भी टेंशन नहीं, सब कुछ गिवन है, सब कुछ, कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ नहीं है जो निकालनी पड़ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा निकालने में पड़ गई तो सेल निकालनी पड़ सकती है, वो आपको डेटर अकाउंट से मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब देखना बड़े ध्यान से, अब यहाँ जो बैलेंस बचता है हम उसको सीधा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कहते, हम उसको एक नाम दे देते हैं एपेरेंट सरप्लस। तो हमने ये नाम दे दिया बैलेंसिंग फिगर को। अब हम इस बैलेंसिंग फिगर को क्या करते हैं, यहाँ लेके चले जाते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट में कि भाई इतना सरप्लस आ रहा है हमारा।
अब देखो नाटक, मेन चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट नाटक। हम ये पूरा छलावा कर रहे हैं क्लाइंट के साथ क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं बताना। एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट है, इन दोनों ऊपर वाले अकाउंट को अगर आप मर्ज कर दोगे ये ट्रेडिंग अकाउंट बन रहे हैं। लेकिन हम क्या ड्रामा करते हैं, हम सारी चीज़ें इनवॉइस प्राइस पे लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक भी, ये भी, क्लोजिंग स्टॉक भी, है ना, गुड्स रिटर्न भी, लॉस भी, ये भी, है ना। इनको शॉर्टेज नाम दे रखा है वैसे हमने, लेकिन चलो बाकी सेल तो चलो ठीक है, सेल को मत लिख देना इनवॉइस प्राइस पे। सेल तो भैया सेल है, वो तो एक सेल प्राइस पे ही लिखेंगे, लेकिन सेल को छोड़ के बाकी सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, वेरी सिंपल, सारी चीज़ों के लोड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें आपने ऊपर डेबिट में आईपी पर, इनवॉइस प्राइस पर लिख रखी हैं, उन सब चीज़ों के, मैं एक साथ लिख देता हूँ बस आप फंडे समझ लेना, उन सब चीज़ों के लोड्स को आप क्रेडिट में लिख दोगे। मैंने एक साथ लिख दिया, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आप होशियार हो तो अलग अलग लिख लोगे। और इसी प्रकार से जितनी चीज़ें आपने ऊपर आईपी पर लिख रखी हैं, मतलब चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, ये गुड्स रिटर्न हो और शॉर्टेजेस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, मतलब जितनी भी चीज़ें, इन सब के लोड्स को नीचे डेबिट में लिख दिया। ठीक है, तो ये ड्रामा कर दिया हमने क्लाइंट को दिखाने के लिए। वैसे इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब वही है कि हमने एक तरह से कॉस्ट लिख ली, क्योंकि एक आईपी लिखा, उसके लोड को दूसरी साइड लिखा, तो टेक्निकली हमने कॉस्ट लिख ली। और फिर जब हम आंसर निकालेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी हमारी, ये बच जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो कितना बेहतरीन ड्रामा हो रहा है जो आप अपनी आंखों के सामने वैसे होते हुए देख रहे हो। तो है कुछ नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, लेकिन थोड़े से ड्रामे कर लिए। ऊपर सब कुछ आईपी पर लिख लिया, नीचे सबके लोड्स को क्रॉस कर दिया, ऐसे रट लो, उल्टा कर दिया। ठीक है जी, बस उसके बाद तो आपको अगर कुछ भी सिखा दूँ मैं, तो फिर तो आपके हुनर पर तौहीन हो जाएगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता ही है बचपन से पीएनएल में लिखना है। ठीक है, और जितने भी खर्चे हैं वो पीएनएल में डेबिट होंगे, लेकिन खर्चे होंगे कैसे डेबिट, वो आपको खूब सारे खर्चे देगा। 1 खर्चा, 2 खर्चा, ब्रांच का ये हो गया, ब्रांच का बैड डेट हो गया, ब्रांच ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ब्रांच ने सैलरी दे दी, सारे खर्चे बता देगा। तो आप लिखते चलो, सारे खर्चे जोड़ जाड़ के उनका टोटल करो, एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, है ना, उसको सीधा पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देना। तो ये जो भी फिगर बचेगी, ये आपके सारे खर्चे आ गए, उन खर्चों के टोटल को उठाकर सीधा ले चलना, पीएनएल में डेबिट कर देना। ये सारे खर्चे ब्रांच एक्सपेंस के नाम से आ गए, बस खाता टोटल कर देना, तो आपका फाइनल आंसर इधर बच जाएगा येलो कलर में। ये बैलेंसिंग फिगर आपकी होगी नेट प्रॉफिट, जो आपको फाइंड करना रहेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है स्ट्रेट, सिर्फ इस मेथड का 10 नंबर का। लेकिन ये मेथड देखो कितना इजी है, सिर्फ आपको 2 अकाउंट में ड्रामा करना है ना। और चाहो तो ये खर्चे आप पीएनएल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अगेन नहीं करेंगे हम खूब ड्रामे करेंगे। आईसीआई खुश होता है, आईसीआई को लगता है कि बच्चा अच्छा है, क्लाइंट को डराना है, तो हम ड्रामे ही करेंगे। तो हम एक्सपेंसेस को भी सीधा पीएनएल में नहीं लिखेंगे, हम एक्सपेंसेस को भी पहले एक्सपेंस अकाउंट में लिखेंगे और वहाँ से रूट करके फिर पीएनएल में लेके जाएंगे, ताकि थोड़ा सा ड्रामे बढ़ जाएं। बाकी डेटर अकाउंट तो एज इट इज़ सेम बनेगा, उसमें कोई ड्रामा नहीं। और स्टॉक अकाउंट और एडजस्टमेंट अकाउंट है जो मेन हमारा चलता है। तो बस ये है आपका स्टॉक एंड डेटर मेथड। चलो, तो अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ। पास्ट ईयर क्वेश्चन, मॉडर्न स्टोर्स ऑफ दिल्ली ऑपरेट्स एट रिटेल ब्रांच एट नागपुर। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा सुंदरता पे फोकस नहीं करेंगे, फटाफट आंसर निकालने, मेन क्रक्स की बात करेंगे। हेड ऑफिस अफेक्ट्स ऑल द परचेज एंड द ब्रांच इज चार्ज्ड, मुद्दे की बात आ गई, एट कॉस्ट प्लस 60%। ठीक है, तो वही खेल, हेड ऑफिस जो है लोड लगा के ब्रांच को भेज रहा है। ऑल द कैश रिसीव्ड बाय नागपुर ब्रांच इज रेमिटेड टू दिल्ली, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट बाय ब्रांच आउट ऑफ द इम्प्रेस्ड अकाउंट। ठीक है, उसके बाद द ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट बाय द ब्रांच बाय इम्प्रेस्ड विच इज़ रीइंबर्स्ड बाय दिल्ली हेड ऑफिस एवरी मंथ। ठीक है, तो मतलब ब्रांच के जो भी खर्चे होते हैं वो ब्रांच वैसे पे कर देता है और बाद में हेड ऑफिस उसको रीइंबर्स कर देता है।
द ब्रांच मेंटेन्स ए सेल्स लेजर एंड सर्टेन एसेंशियल सब्सिडरी रिकॉर्ड बट अदरवाइज ऑल द ब्रांच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट दिल्ली। तो इसका मतलब ब्रांच जो है वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वही कहानी बन रही है। अब ब्रांच की ट्रांजेक्शन्स देख लो बस मेन। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो ये गुड्स रिसीव हुए। कैश सेल, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू दिल्ली, गुड्स रिटर्न कर दिए, देखो वही बातें आ गई, है ना। ये तो सब डायरेक्टली गिवन है। जैसे मैं ऐसे लिख भी दूँ अगर, गुड्स रिसीव्ड कहाँ लिख लेंगे, डेबिट साइड। कैश सेल क्रेडिट साइड, गुड्स रिटर्न क्रेडिट साइड। क्रेडिट सेल्स नेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, 63,000, और उसके नीचे दे रखा है ऑथोराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड 1500। चलो तो ये देखो, चलो तो इस पर जल्दी से टिप्पणी करो, ये क्या है, ऑथोराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बताओ। तो ये मेन चीज़ है। तो पहला पॉइंट इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, ऑथोराइज्ड रिडक्शन, ठीक है, इन सेलिंग प्राइस, हाँ, ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। तो ये एक तरह का डिस्काउंट है ना। हाँ, एक तरह का डिस्काउंट हो गया। सेलिंग प्राइस पे हमने थोड़ी सी रिडक्शन दे दी, है ना, 1500। तो बिल्कुल ये खर्चा है ना, ये है। लेकिन अब देखो इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अब ये मतलब ये है कि मान लो मेरा प्रोडक्ट है ना, अब उसको मैं सेल करता हूँ 64,500 का, ठीक है, मैं सेल करता हूँ कितने का, 64,500 का। अब आप आ गए मेरी दुकान पर, मैंने कहा अरे आप आए हो, आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आपको 1500 की छूट दे देता हूँ। तो आपके लिए मैंने 1500 रुपये ऑफ कर दिए, है ना। तो इसीलिए सेल जो हुई, सेल उसकी वैल्यू दे रखी है 63,000, है ना। लेकिन अब देखो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जब प्रॉफिट का पता लगाना है या सरप्लस का पता लगाना है, खासकर स्टॉक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो हमें उसमें एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है, गुड्स की जो सेलिंग प्राइस है वो लिखनी है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए वो ये कि भाई मैंने 1500 की छूट दे दी सेलिंग प्राइस पर और क्रेडिट सेल्स दे रखा है 63,000 का। तो मुझे ये अब खुद इससे दिमाग लगा के पता लगाना है कि इट मीन्स कि जो मेरी सेलिंग प्राइस रही होगी, ऑफिशियल सेलिंग प्राइस इसकी क्या रही होगी या MRP क्या रही होगी, 64,500 रही होगी। तो जब मैं स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट करूँगा ना, तो मैं 64,500 रुपये क्रेडिट करूँगा, क्योंकि मेरी ऑफिशियल सेलिंग प्राइस है 64,500। ये इसमें हो गया पहला स्टार पॉइंट। तो बताओ क्लियर हो गया जी? बाकी अभी करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद तो चलो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये तो डेटर अकाउंट में लिख लेंगे। डेटर्स रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल, ठीक है, बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ठीक है, ये डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने डेटर को, डेटर अकाउंट में लिख लेंगे। तो ये 3 बातें तो हमारी डेटर अकाउंट की हो जाएंगी। बाकी कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब ओपनिंग स्टॉक, द स्टॉक इन ट्रेड एट द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस अमाउंटिंग टू 60,000। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60,000 का और डेटर्स दे रखे हैं ओपनिंग 40,000 के, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल बैलेंस हो गया। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच ऑन 27 मार्च विद ए सेलिंग प्राइस ऑफ 1800 वॉज नॉट रिसीव्ड अंटिल 5 अप्रैल एंड हैड नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द स्टॉक। तो लो जी, एक गुड्स इन ट्रांजिट भी आ गए। कह रहे कि ब्रांच को गुड्स भेजे थे 1800 के, लेकिन वो ब्रांच को अभी तक मिले नहीं हैं। तो बस, तो कुछ भी नहीं करना ये तो ये एक तरह से गुड्स इन ट्रांजिट हो गए ब्रांच के लिए। और हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ एज गुड एज क्लोजिंग स्टॉक ओनली। तो जब भी ब्रांच को कोई गुड्स रिसीव नहीं हो रहे ना, तो ये वाइटनर लगा के लिख लेना, ये क्लोजिंग स्टॉक ही है। मन में सोचना है क्लोजिंग स्टॉक, लिखने के लिए गुड्स इन ट्रांजिट लिखेंगे, लेकिन मन में सोचना क्लोजिंग स्टॉक ही है ये ब्रांच का, और कुछ नहीं है। तो ये भी क्लोजिंग स्टॉक हो गया ब्रांच का। बाकी तो क्लोजिंग स्टॉक दे ही रखा है, देखो एट सेलिंग प्राइस 72,900। तो मतलब मैं तो आपको ऐसे ही दिखाने के लिए कह देता हूँ
कि ये भी क्लोजिंग स्टॉक है और ऊपर वाला भी क्लोजिंग स्टॉक है, तो मन में तो आप ऐसे सोचना कि 1800 भी क्लोजिंग स्टॉक है और 72 900 भी क्लोजिंग स्टॉक है, तो मतलब 74 700 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है। ऐसा ही सोच के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तो भी सही होगा, ये है मतलब। ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट से कभी घबराना मत, गुड्स इन ट्रांजिट इज एज गुड एज क्लोजिंग स्टॉक ओनली। बाकी कह रहा है द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रांच, कह रहा है एक्सपेंस हो गए 18,000 के। लो जी, ये तो खर्चा सिंपल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो देखो ये क्वेश्चन आया था, कह रहा था आपको प्रिपेयर करना है वही स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और P&L अकाउंट, ठीक है, अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड के तहत आपको प्रिपेयर करना है। बाकी कह रहा है, बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी उसने, ये लास्ट में लिखते हैं, देखो कितने चालू होते हैं लास्ट में, मेन लाइन लास्ट में, ताकि बच्चा यहाँ तक आके तो वैसे ही सोचता है चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूँ। एनी स्टॉक अनअकाउंटेड फॉर, कह रहे हैं अगर स्टॉक कोई रह गया इज रिगार्डेड एज नॉर्मल वेस्टेज। तो देखो इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि जब आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे तो हो सकता है आपका बैलेंसिंग फिगर इधर बचे, यानी कि कुछ स्टॉक अनअकाउंटेड रह गया। स्टॉक अनअकाउंटेड का मतलब है कि कुछ स्टॉक आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, भाई क्लोजिंग स्टॉक कर लिया, जो बिक गए सोल्ड वाले वो कर लिए, बाकी सब कर लिए। कह रहा है कुछ अनअकाउंटेड अगर रह गया तो कह रहा है उसको नॉर्मल वेस्टेज ट्रीट करना। तो इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है, और जो शायद होगा भी, कि आपका बैलेंस जो है इधर बचेगा क्रेडिट साइड, तो कह रहा है उसको नॉर्मल लॉस ट्रीट कर लेना। तो ठीक है, कर लेंगे ट्रीट, हमें क्या दिक्कत है। तो ये उसने लास्ट में एक लाइन चिपका दी कि भैया जो बैलेंस बचेगा उसको नॉर्मल लॉस ट्रीट कर लेना। ठीक है, चलो तो बताओ फिर, आप करके दिखा सकते हो मतलब जल्दी से, या मैं करूं मेरे साथ साथ? चलो मैं ये वाला मैं कर देता हूँ मेरे साथ साथ, बस आप कैलकुलेटर पर करते रहना, ठीक है, मतलब आप कैलकुलेटर पर थोड़ी मेरी मदद कर देना, मैं जल्दी से करूँ, मैं गंदा काम करूँगा। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल कुछ लिखूँगा नहीं, मेरा फोकस है आंसर निकालने पर, ठीक है। मैं गंदा काम करूँगा, मैं लिखूँगा कुछ भी नहीं, मेरा फोकस है आंसर निकालने पर, ठीक है। बाकी आप भी गंदा गंदा लिख भी सकते हो, नहीं तो कैलकुलेटर पर तैयार रहो मुझे बताने के लिए, ठीक है। देखो पहले सब कुछ जो गिवन है वो लिख रहा हूँ, अभी तो मैं कुछ दिमाग वाली बात कर ही नहीं रहा। गुड्स रिसीव फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, 1.5 लाख रुपए, जो जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ। देखो गुड्स रिसीव हुए 1.5 लाख के, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद एक ये भी था कि गुड्स सेंड करे थे ब्रांच को हेड ऑफिस ने, है ना, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच ये भी लिख लेता हूँ। तो मतलब 2 गुड्स हो गए जो सेंड करे ब्रांच को, है ना, ऐसा समझ लो। 1.5 लाख के तो पहुँच गए थे और 1800 के पहुँचे नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर दे रखा है कैश सेल 69, तो कैश सेल अपना यहाँ लिख ली, कैश सेल 69। उसके बाद क्रेडिट सेल, अब ये देख लो अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से, 2-2 तारों के बीच में। क्रेडिट सेल मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 63,000, है ना, 63,000 और 1500, लेकिन मुझे पता है ऑथोराइज रिडक्शन थी, यानी कि मुझे तो ऑफिशियल MRP लिखनी है। तो बस अब ये ध्यान रखना है कि अगर मैं 63,000 लिख लूँगा तो गलत हो जाएगा, तो फिर मुझे या तो 1500 भी अलग से लिखना है, लेकिन इट्स बेटर क्योंकि हमने इतना डिस्कशन करा, तो आप इसको लिखो ही ऑफिशियल MRP, यानी 64,500, है ना, ऑफिशियल MRP। जो हमने रिडक्शन दी सेलिंग प्राइस पर वो तो ठीक है, मेरा कस्टमर दोस्त था तो मैंने दी, लेकिन ऑफिशियल MRP थी 64,500, वही लिखेंगे। बाकी इसके अलावा गुड्स रिटर्न दे रखा है ना, वो भी 3,000 क्रेडिट कर लेते हैं, वो गिवन है, ये रहा देखो, ठीक है, तो ये आ गया। बाकी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड, ये तीनों तो मैं सीधा डेटर अकाउंट में लिख देता हूँ, ये तो आपको पता ही है कि भाई अब मैं पर्टिकुलरली लिख रहा 48,000
2000 के बैड डेट और 1500 का डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो वो क्रेडिट में लिख दिया, और ओपनिंग बैलेंस जो है डेटर का वो लिख लेता हूँ इधर, और क्रेडिट सेल जो है वो लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर क्रेडिट सेल आप नॉर्मल अपना लिखोगे जो हुई है 63, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना सरप्लस नहीं निकालना, यहाँ तो जो हुई है क्रेडिट सेल वही लिखूँगा। 63,000 की हुई है तो उतने रुपए की ही लिखूँगा, है ना। हाँ, सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पर आईपी ही है, मतलब इस क्वेश्चन में वो बार बार बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस, तो ये एक तरह से है आईपी ही, मतलब जो हम इनवॉइस प्राइस कह देते हैं, तो ये है आईपी ही। अच्छा चलो ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से सारी चीज़ें आईपी पर लिखी हुई हैं, ये सब आईपी है, या सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं मतलब आईपी ही लिखी हुई है, ये भी आईपी पर लिखा हुआ है। फिर देखो और क्या दे रखा था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें लिख ली हमने डेटर अकाउंट में, है ना, क्योंकि ये तो डेटर अकाउंट से मेल खाती हैं। बाकी कह रहा है ओपनिंग स्टॉक था 60,000 का और डेटर हैं 40,000 के, ठीक है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक लिख लो, अब ये भी आईपी ही मान लो या सेलिंग प्राइस मान लो, कुछ भी 60,000 की, और डेटर का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 40,000 का। तो डेटर अकाउंट तो मैं चाहूँ तो क्लोज़ कर दूँगा, तो डेटर अकाउंट में तो मुझे पता लग जाएगा कि क्लोजिंग बैलेंस क्या बच रहा है। हालांकि उससे मेरे प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है, मेरे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करके आ जाएगा 1,03,000 में से 50,000 51,500, तो ये डेटर अकाउंट तो क्लोज़ हो गया, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। आप अब देखो मेन चीज़, फिर नीचे उसने दे रखा है ये वाला पॉइंट और ये वाला इकट्ठे लिख लेता हूँ कि भाई 1800 के गुड्स थे, मैंने कहा था गुड्स इन ट्रांजिट, वो भी क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, और 72,900 का तो दे ही रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो भी क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। तो मतलब मैं चाहूँ तो क्लोजिंग स्टॉक को इकट्ठे लिख सकता हूँ, इंक्लूडिंग ट्रांजिट, मतलब 74,700 इकट्ठे लिख लेता हूँ, तो ये भी एक तरह से आईपी हो गया, तो सब कुछ आईपी हो गया। तो अब आप करो एक बार कैलकुलेटर पर, देखो स्टॉक अकाउंट में सारी पोस्टिंग्स आ गई। अब आप देखो स्टॉक अकाउंट क्लोज करके देखो कि क्या बैलेंस बच रहा है, फिर मुझे भी बताओ, चलो ठीक है। अब आप बताओ क्या बैलेंस बच रहा है, और मुझे ऐसा लगता है इधर ही बचेगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस के बारे में क्वेश्चन ने बोला है। तो एक बार करके देखो फिर बताओ। तो बिल्कुल सही आ रहा है आपका, तो 600 रुपये बैलेंस बच रहा है, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि हमारा नॉर्मल लॉस जो हुआ होगा वो 600 रुपये का हुआ होगा। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो परफेक्ट हो गई कहानी, है ना। अब देखो वही ड्रामे, अब ड्रामे क्या सीखे थे हमने एडजस्टमेंट अकाउंट में, अब मैं सिर्फ वैल्यू वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जितने भी ये फिगर्स थी, है ना, जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक था, अब इसका लोड जो होगा, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसका लोड हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे, वो आ जाएगा 60/160 करके 22,500, है ना। इसी तरह गुड्स एंड टू ब्रांच, जो हमने ब्रांच को गुड्स भेजे, ये दोनों, इन दोनों का भी लोड इधर आ जाएगा 60/160 करके 56,925। अच्छा, अब सेल तो करने, सेल से कोई मतलब नहीं, गुड्स रिटर्न 3,000, अब 3,000 जो था इसका भी लोड निकाल लो 60/160 करके, इसका लोड आ जाएगा 1125, ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्लोजिंग स्टॉक 74,700, तो हमें तो ड्रामा करना है, क्लोजिंग स्टॉक का भी लोड निकाल लो, तो ये आ जाएगा थोड़ा सा अजीब सा 28,013, ठीक है। नॉर्मल लॉस 600, इसका भी लोड निकाल लो। हालांकि नॉर्मल लॉस के दो ट्रीटमेंट भी होते हैं, एक होता है कि चाहे इसको सीधा पीएनएल में ही कर दो पूरे 600 को, और नहीं तो लोड को निकाल लेते हैं, तो लोड निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल लॉस का लोड आ जाएगा 225, बस। अब आप टोटल कर लो, तो टोटल करके आपका जो बैलेंस बचेगा, इट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बार निकालना ये क्या फिगर बच रहा है बैलेंस, है ना। तो बस हमें तो ड्रामा करना है, ड्रामा हमने कर लिया। तो एक बार ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस निकालो, मैं भी निकालता हूँ क्या आएगा।
कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा। मेरे ख्याल से आएगा 47,962। चेक कर लो एक बार यही आ रहा है कि नहीं, तब तक मैं पोस्ट कर दूं। $47,962 चेक कर लो। अच्छा ब्रांच एडजस्टमेंट ये हो गया, उसके बाद अच्छा अलग आ रहा है, ओके। तो कितना आ रहा है, अच्छा 50,062, ओके 50,062। तो 22,500 प्लस 56, 22,500 प्लस 56,925, ये आ गया 79,425 माइनस 11,25 माइनस 28,013 और माइनस 225। हाँ तो यही सही लग रहा है 50,062, 50,062। ठीक है, अब जितने भी खर्चे हुए, जितने भी नुकसान हुए वो लिख लेते हैं। तो देखो उसमें क्या था कॉन्सेप्ट, खासकर अब जो हमारी शॉर्टेज होती है, जैसे नॉर्मल लॉस है तो उसका लोड तो हमने ऊपर लिख लिया 225, है ना। तो उसकी जो कॉस्ट है वो नीचे लिखनी पड़ेगी। तो 600 रुपये तो था एक तरह से आईपी, लोड ऊपर लिख लिया हमने 225, तो जो उसकी कॉस्ट है वो नीचे लिख लेते हैं, पीएनएल में चार्ज करा लेते हैं 375। बाकी जितने नुकसान थे देखो सारे लिख देता हूँ आपकी आंखों के सामने। एक था बैड डेट 2000 का, एक था कैश डिस्काउंट जो हमने दिया 1500 का, एक था रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, है ना, जो ऑफिशियल रिडक्शन थी 1500 की, और एक थे ब्रांच एक्सपेंस हमें दे रखे थे कि 18,000 रुपये हमने खर्च कर दिए। लोड हमने करा था 60/160 करके, क्योंकि उसने लोड दिया था कॉस्ट प्लस 60%, तो हमने सीधा रेट निकाल लिया 60/160। तो अब नेट प्रॉफिट निकालो, तब तक मैं चेक करूँगा कि पास्ट ईयर का ये जो क्वेश्चन था उसका नेट प्रॉफिट का आंसर मतलब हमारा मैच हो रहा है या नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट देख लेना आप, बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आप निकालो, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरा आ रहा है 26687 नेट प्रॉफिट, जो बिल्कुल 100% सही है, 26687। बस, तो ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन था एग्ज़ाम का, और बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सेम स्टॉक एंड डेटर मेथड का। तो बोलो जी, बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गए। देखो सारा कॉन्सेप्ट और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी दिखा दिया। तो ये थी पूरी कहानी। ये नवंबर 2023 में आया था, है ना। तो थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन आपको दिखा ज़रूर देता हूँ। इसमें भी मतलब वही कहानी है, सेम कहानी है, बस ऊपर लोड थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप कहानी दिखा देता हूँ, मेन फोकस। बाकी इसमें भी हमें स्टॉक एंड डेटर मेथड था, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और वही कहानी है, मतलब आप एक बस फ्लो देख लो, बाकी क्वेश्चन करना नहीं है, फ्लो देख लो। देखो ओपनिंग स्टॉक, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, कैश रिसीव्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ये सब डेटर अकाउंट में आ जाएगा। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, आईपी, गुड्स रिटर्न्ड, आईपी, नॉर्मल लॉस। इस बार तो नॉर्मल लॉस दे ही दिया, मतलब ये और आसान था इस बार तो, 12,000। सेल्स रिटर्न, ठीक है, खर्चे, एक्सपेंस, रेंट, टैक्स, ऑफिस एक्सपेंस, और क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें तो सब कुछ ही दे रखा था, बस एक चीज़ नीचे चिपका दी कि
क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच आर 4 टाइम्स ऑफ कैश सेल। तो ये तो अभी मतलब आप निकाल सकते हो। अब आपको क्रेडिट सेल कहाँ से पता चलेगी, देखो इसका वो बता देता हूँ बेसिक फंडा। क्रेडिट सेल बताओ कहाँ से पता चलेगी, किस अकाउंट से पता चलेगी क्रेडिट सेल? डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट बनाएंगे ना हम, तो उसमें ओपनिंग डेटर भी दे रखा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी दे रखा है, बैड डेट भी दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड भी दे रखा है, और आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, और क्लोजिंग डेटर भी दे रखा है। हाँ, तो बस, तो इसमें तो मतलब आप बस वो देख लो फ्लो ऑफ द क्वेश्चन कि डेटर अकाउंट से क्या पता चल गया, क्रेडिट सेल्स। तो मान लो ऐसे ही लिख रहा हूं, पता चली 100 रुपए की, तो कह रहा है क्रेडिट सेल्स आर 4 टाइम्स ऑफ कैश सेल, तो बस कैश सेल पता चल जाएंगी 25। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। अब इसमें तो कुछ मतलब और कुछ दिमाग नहीं लगाना, सब पुट करनी है वैल्यू। तो क्रेडिट सेल 100 पता चल गई, कैश सेल 25 पता चल गई, बस बाकी तो इसमें सारी फिगर्स एज इट इज पुट करनी है। सोचो 10 नंबर का क्वेश्चन था ये एग्जाम का। तो अब बताओ कि मतलब 10 नंबर के हिसाब से अब आपको लग रहा है कि मतलब ये तो काफ़ी अचीवेबल है, क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये वाला नवंबर 2023 का क्वेश्चन है, ये देख लो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, क्वेश्चन बस इतना है, खत्म है। स्टॉक एंड डेटर मेथड है, और कह रहा है बस लेजर बनाओ, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल। हाँ, हर बार क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, चलो दिखा देता हूँ, 5 मिनट और सही। लेकिन ये भी पता है ये कब आया था, ये था दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा बस फ्लो ऑफ द क्वेश्चन देखना। मतलब इसमें क्या है, वही पहले आ गया लोड कॉस्ट प्लस 50%, ठीक है, बाकी सब वो ये वो ड्रामा, फिर स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, अब इस बार देखना क्वेश्चन, इस बार तो मतलब आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल ही फ्री के नंबर हो जाएंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक आईपी पर, ठीक है, बाकी सेल्स रिटर्न हो गई, उसके बाद सरप्लस इन स्टॉक ये भी दे दिया, उसके बाद ओपनिंग डेटर, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट मतलब वही गुड सेंट, एक्सपेंसेस दे दिए, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डेटर का, सेल्स दे दी दोनों, कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों दे दी, और क्लोजिंग डेटर दे दिया। बस इसमें तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो अब इसका फंडा बताता हूँ इसमें क्या है, मतलब आप ट्राई करके अगर देखना हो तो कर लेना बाद में। दिसंबर 2021 का है। अब इसमें क्या होगा, देखो आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है, अब इसमें उसने सरप्लस दे रखा है खुद 600 का सरप्लस दे रखा है, तो आप ओपनिंग स्टॉक लिख लोगे, गुड्स जो सेंट हुए वो लिख लोगे, रिटर्न अगर हुए वो लिख लोगे, क्लोजिंग स्टॉक है वो लिख लोगे, ठीक है। और इसने, ओहो सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा था, नॉर्मल लॉस दे रखा था, है ना, नॉर्मल लॉस था ना शायद, नहीं नॉर्मल लॉस भी नहीं था, अच्छा वो भी नहीं था, लो सेल्स थी बस, सेल्स लिख लोगे। लेकिन उसने आपको सरप्लस इस बार दे रखा है 600, इस बार ये दे रखा है, और इस बार उसने बस एक चीज नहीं दी। तो बताओ क्या आएगी इस बार, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, उसने बस एक चीज नहीं दी, क्या नहीं दी, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में बस उसने राइट एक चीज नहीं दी, क्लोजिंग स्टॉक, बस वो निकल गया, लो बस खेल खत्म, फिर तो क्या ही बचा क्वेश्चन, फिर तो कर ही लोगे। आगे के खाते तो नॉर्मल 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 सब कुछ ही नॉर्मल है। तो उसने सब कुछ दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, सेल रिटर्न, सरप्लस, ओपनिंग डेटर, गुड सेंट, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स, क्लोजिंग डेटर, बस क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था। तो बस ये लो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और उसके बाद नॉर्मल। अच्छा, तो बताओ जी, बिल्कुल क्लियर है अच्छे से, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की तो अब नहीं लग रही, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, तीनों पास्ट ईयर क्वेश्चन भी समझ आ गए अच्छे से, तो बता दो।
ठीक है, ओके, सबकी तरफ से डन है।